we ever encountered. We were young. And howdy. So that we could stay one happy family. What was that? The body and the blood! Catherine! The body and the blood! The body and the blood! Hello, Mommy. When I was just a little girl. Come on, hurry, come on. She's coming. कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंड अलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम रायमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है एलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए एलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया
किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी, वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता, बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंस सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन
टैमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम राइमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम
फिल्म्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं है। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इवल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इवल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इवल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंस सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी टाइप थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और
शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम रायमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर
हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इवल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इवल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इवल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंट सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इवल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इवल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर
होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा। सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम रायमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर
हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता, बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इवल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इवल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इवल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलालिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंस सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इवल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इवल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर
होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा। सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती हैं, और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम राइमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर
हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता, बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं है। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इवल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इवल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इवल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंट सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या
क्या होगा। सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम रायमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी, वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल
करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता, बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंट सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर
अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम राइमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी, वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल
करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता, बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलालिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंट सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं
नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम राइमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी, वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं, जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर
क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलालिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंस सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने
सामने खड़ा हो सकता है। ये है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम राइमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इविल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इविल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी, वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं, जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर
क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता, बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंस सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंड अलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को
राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम राइमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इवल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है अलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए अलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ अलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। अलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इवल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इवल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। अलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। अलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी, वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो अलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ अलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी
इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंट सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है, अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम रायमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड
आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है एलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए एलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ एलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। एलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इवल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इवल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। एलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। एलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो एलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ एलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना
देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। अलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। अलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है, क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स और सलालिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंट सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है, तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है। अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला पन्ना खोल देता है। कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी यादों से ना होकर उसका अपना परिवार बन जाए तो क्या होगा? सोचो, बर्फ से ढका हुआ एक सुनसान घर, बाहर सिर्फ ठंडी हवा की चीखें, अंदर लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं लेकिन हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज दबा है। फिर अचानक एक पुरानी किताब मिलती, एक ऐसी किताब जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, घर का हर कोना जिंदा हो जाता है। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में किसी की सांसें महसूस होने लगती और धीरे धीरे पता चलता है कि घर में अब सिर्फ इंसान नहीं रहते। किसी ने दरवाजा नहीं खोला लेकिन कुछ अंदर आ चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस चेहरे पर तुम भरोसा करते हो, अगले ही पल वही चेहरा तुम्हें जिंदा चीरने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। यह है इविल डेड बर्न, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली के टूट चुके रिश्तों को भी हॉरर का हिस्सा बना देती है। 2026 में रिलीज हुई इविल डेड बर्न लेजेंडरी इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th फिल्म है। इस स्टैंडअलोन सीक्वल को डायरेक्ट और को राइट किया है सेबेस्टियन वेनिके ने, जबकि फ्रेंचाइज के क्रिएटर सैम रायमी और रॉब टेपर्ड इस बार भी प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट है और इसी की कास्ट में सोहेला याकूब अलाइस के रोल में नजर आती हैं। साथ ही हंटर डुहान, लुकेन और टैंडी राइट भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। फिल्म का कोर आइडिया क्लासिक इविल डेड माइथोलॉजी को प्रिजर्व करता है, लेकिन इस बार सेटिंग एक आइसोलेटेड विंटर हाउस है जहां इमोशनल
पर्सनल ट्रॉमा और सुपरनेचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। स्टोरी शुरू होती है एलाइस से, जिसकी दुनिया उसके हस्बैंड की अचानक मौत के बाद बिल्कुल टूट चुकी है। किसी अपने को खोना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के अंदर का हर एहसास खा जाता है। इसी दर्द से भागने के लिए एलाइस अपने ससुराल वालों के शेकल्डेड फैमिली होम पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी और भी ज्यादा भारी लगती है। हर रूम में एक अजीब सी ठंड है, जैसे इस जगह ने खुद भी बहुत कुछ देखा हो। फैमिली उसके वेलकम तो करती है, लेकिन उसके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस साफ बता देती है कि सिर्फ एलाइस ही अपना दर्द लेकर नहीं आई। इस घर के अंदर हर मेंबर के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। शुरू के कुछ सीन्स में फिल्म जल्दी हॉरर पर नहीं जाती, इसके बजाय डायरेक्टर ऑडियंस को फैमिली डायनामिक्स समझाता है। एलाइस की इमोशनल स्टेट, उसके हस्बैंड की यादें और ससुराल के लोगों के साथ उसका अनकंफर्टेबल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसी वजह से जब हॉरर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा फील होता है। ऑडियंस सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डरती, बल्कि उन लोगों के लिए भी टेंशन फील करती है जिन्हें वो अब तक समझने लगी होती है। एक दिन घर के अंदर पुराने सामान को देखते वक्त उन्हें एक मिस्टीरियस किताब मिलती है। फ्रेंचाइज के फैंस पहले ही समझ जाते हैं कि ये आम किताब नहीं है, ये वही कर्स्ड बुक है जो बुक ऑफ डेड, जिसे निक्रोनोमाइसन के नाम से जाना जाता है। इवल डेड यूनिवर्स में इस किताब का सिर्फ एक ही काम है, जहाँ ये खुलती है वहाँ मौत कभी अकेली नहीं आती। सब कुछ तब बदल जाता है जब क्यूरियोसिटी में उस किताब के शब्द जोर से पढ़े जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ लफ्जों की वजह से पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। जैसे ही इनकंटेनेशन कंप्लीट होती है, इन्वायरमेंट बदलने लगता है। घर के बाहर तेज हवा चलती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और कैमरा हर कॉरिडोर को इस तरह दिखाता है जैसे कोई इनविजिबल चीज धीरे धीरे हर रूम में घुस रही हो। डायरेक्टर यहाँ चीप जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जाता है। साइलेंस को भी वेपन की तरह यूज किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस को हर सेकंड लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब फैमिली का एक मेंबर अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। पहले उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, फिर उसकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है। इवल डेड फ्रेंचाइज के डेडाइट्स सिर्फ पजेस्ड लोग नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सिर्फ अटैक नहीं करते, वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली तोड़ते हैं। वो उन्हीं लोगों की आवाज में बात करते हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मजबूर कर देते हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा लो। एलाइस पहले इस सब को शौक में देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस फैमिली के साथ वो अपना दर्द बांटने आई थी, वही फैमिली धीरे धीरे उसके सामने मॉन्स्टर्स में बदल रही है। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सिर्फ रोती रही तो अगला नंबर उसका होगा। इसी पॉइंट से फिल्म सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट होने लगती है। हर रूम एक ट्रैप बन जाता है और हर दरवाजा खोलने से पहले डर लगता है कि सामने इंसान मिलेगा या डेडलाइट। एलाइस को अब ये समझ आ चुका है कि जिस घर में वो अपना दर्द भूलने आई थी, वो घर अब उसके लिए जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इवल डेड बर्न की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हॉरर सिर्फ खून खराबे तक सीमित नहीं रहता। डेडाइट्स हर अटैक से पहले इंसान के इमोशंस पर वार करते हैं। वो एलाइस के हस्बैंड की यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब उसे लगता है कि शायद अभी भी उसकी किसी अपने को बचाती है, उसके सामने वही चेहरा एक और भी ज्यादा खौफनाक रूप में खड़ा मिलता है। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल लेयर इस फ्रेंचाइज की बाकी एंट्री से काफी अलग फील होता है, क्योंकि सर्वाइवल के साथ साथ एलाइस अपनी ग्रीफ से भी लड़ रही होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, घर का हर हिस्सा डेडाइट के कंट्रोल में आने लगता है। हॉलवे, बेसमेंट और ऊपर के कमरे किसी मेज की तरह लगते हैं जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। डायरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए काफी वक्त लेते हैं और इसी वजह से जब वायलेंस स्क्रीन पर एक्सप्लोड होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंचाइज की पहचान प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट्स रहे हैं और बर्न भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। यहाँ बॉडी हॉरर, ब्रूटल किल्स और डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ दिखाया गया है, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टोरी के बीच में पता चलता है कि सिर्फ बुक ऑफ द डेड ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैमिली के बीच सालों से दबाए गए इमोशंस भी इस नाइटमेयर को और डेंजरस बना देते हैं। हर पजेस्ड मेंबर सिर्फ अटैक नहीं करता, बल्कि दूसरों के गिल्ट और रिग्रेट्स को बाहर निकालता है। इसी वजह से हर कन्फ्रंटेशन फिजिकल फाइट के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी बन जाती है। एलाइस को धीरे धीरे से समझ आता है कि अगर उसने इमोशनल वीकनेस दिखाई तो डेडाइट्स उसकी वीकनेस को वेपन बना देंगे। फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन और स्पीड दोनों बढ़ जाते हैं। एलाइस सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपने पजेस्ड फैमिली मेंबर्स को इंसान समझकर हेजिटेट करे और खुद मर जाए, या
या फिर ये मान ले कि जिन लोगों से वो लड़ रही है वो अब लोग वो नहीं। ये नॉर्मल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ही कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। इविल डेड बर्न सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराए की कहानी नहीं है बल्कि इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने की कहानी भी है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते घर एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। हर तरफ खून, टूटी हुई दीवारें और डेडिट्स के हॉरिफाइंग आवाजें गूंज रही होती हैं। अलाइस को फाइनली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैरिज वो सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं थी। टिल डेथ डू अस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डार्क ट्विस्ट लेता है क्योंकि मौत के बाद भी उसका रिश्ता उसे छोड़ता नहीं। इसी थीम को फिल्म रिपीटेडली यूज करती है और टाइटल बर्न भी सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में अलाइस किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज की ट्रेडिशन के मुताबिक इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा डेडाइट पॉली रास्ते पर घिसते हुए किसी इंसान अनजान औरत को रोककर उस पर अटैक कर देती है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि डेडिट का कर्ज अब भी जिंदा है और हॉरर सिर्फ इस फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्रेंचाइज का फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा स्टेप ही बन जाता है। अगर रिव्यू की बात करें तो इविल डेड बर्न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिकल कोर इफेक्ट्स और सलावलिया याकूब की परफॉर्मेंस है। फिल्म विजुअली बहुत इंटेंस है और डायरेक्टर ने हर वायलेंट सीक्वेंस को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि मूवी ब्लड और गोर पर इतना फोकस करती है कि कहीं कहीं ट्रेडिशनल केयर्स और स्टोरी डेप्थ थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन फ्रेंचाइज का हार्डकोर फैंस के लिए ये एक एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जिसके लिए इविल डेड सीरीज जानी जाती है। ऑडियंस रिस्पांस ओवरऑल पॉजिटिव रहा, स्पेशली उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल हॉरर और ब्रूटल सर्वाइवल फिल्म्स पसंद करते हैं। अर्ली रिव्यूज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रिलेंटलेस पैकिंग की काफी तारीफ हुई। कभी कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा कि मूवी में हॉरर से ज्यादा गोर डोमिनेट करता है। रॉटेन टोमेटोज पर अर्ली क्रिटिकल रिस्पांस पॉजिटिव रहा और रेडिट डिस्कशंस में भी फैंस ने वायलेंस और फ्रेंचाइज रेफरेंस के अप्रिशिएट किया। हालांकि कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रीवियस फिल्म्स के कंपैरिजन में सिंपल बताया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग $20 मिलियन बताया गया और रिलीज के शुरुआती दिनों में नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी रिलीज के पहले हफ्ते में बजट रिकवर करने की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा, जो फ्रेंचाइज के फैन बेस को देखते हुए इनकरेजिंग सिग्नल माना गया। और शायद इसी वजह से इविल डेड बर्न खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। आखिरी बार जब कैमरा अंधेरे रास्ते पर रुकता है और डेडलाइट के नए शिकार की तरफ बढ़ता है तब एक सवाल दिमाग में रह जाता है, अगर बुक ऑफ डेड को दोबारा कभी बंद ही नहीं किया जा सकता तो शायद असली हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं बल्कि उस पल से शुरू होता है जब कोई अनजान इंसान क्यूरियोसिटी में उसका पहला